साथियों सभी को नमस्कार। आज और मेरे साथ इस समय इस मंच पे एक बहुत ही चर्चित आलोचक और एक बहुत ही चर्चित कथाकार। एक व्यक्ति अपनी कथा से जाने जाते हैं, अपने कथा के क्षेत्र में जो उन्होंने स्टाइल डेवलप किया है और कर रहे हैं लगातार, उससे जाने जाते हैं। और दूसरे व्यक्ति अपनी आलोचना से जाने जाते हैं, कहानी की आलोचना से। और आप सब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोग राजकमल के इस पेज पे कार्यक्रम करते हैं और आप समय निकाल के हमारे साथ आते हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और हम आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र यादव जी को उनकी रचनाओं को लेकर के उनके साथ जुड़े संस्मरणों पर भी बातचीत करेंगे। अभी जैसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ बातें हमें और सुनने को मिलेंगी मजेदार। मैं चाहूंगा कि उनका एक छोटा सा परिचय आप सभी के सामने रख दूं। राजेंद्र यादव जी को मैंने जो सबसे पहले पढ़ा था उनका, वो था सारा आकाश। और उस उपन्यास की छवि मेरे दिमाग में पड़ गई थी। प्रवीण सर जानते हैं, अमेश्वर राय सर ने हमें सजेस्ट किया था कि सारा आकाश पढ़ो, तो हमने वो पढ़ा था। और उसके बाद फिर उनकी कहानियां खोज खोज के हम लोगों ने पढ़नी। राजेंद्र यादव जी का जन्म 28 अगस्त 1929 आगरा में हुआ था। कहानी, उपन्यास, संपादन और अनुवाद, मेरा ख्याल है एक कहानी संग्रह भी, एक कविता संग्रह भी उनका है जो मैंने देखा नहीं लेकिन है, और उसका नाम अभी मेरे सामने था, आवाज तेरी है। ये 1960 में कविता संग्रह छप कर आया था। कहानी संग्रह उनके थे देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, टूटना, चौखटे तोड़ते त्रिकोण, श्रेष्ठ कहानियां, प्रिय कहानियां, प्रतिनिधि कहानियां, प्रेम कहानियां, चर्चित कहानियां, मेरी 25 कहानियां, अब तक की समग्र कहानियां, यहाँ तक पड़ाव 1, पड़ाव 2, वहां तक पहुंचने की दौड़, हासिल और अन्य कहानियां। उन्होंने उपन्यास जो लिखे उसमें सारा आकाश, जो कि पहले प्रेत बोलते हैं नाम से छपा 1951 में। फिर उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, अनदेखे अनजाने पुल, 1 इंच मुस्कान, मंत्रविद, ये उनका एक मोटा मोटी रचना संसार रहा। लेकिन इसके साथ जो बहुत ही चर्चित भूमिका उन्होंने लिखी थी, एक दुनिया समानांतर की, हम मतलब जहाँ उनका मानते हैं कि एक लोहा उन्होंने लिया था, और उसी के थीम पर हमने आज की बातचीत को भी रखा था, समांतर दुनिया का संघर्ष। मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, हम वक्ताओं को हम लोग सुनेंगे। और राहुल जी हैं, मैं राहुल जी से ही शुरुआत करूंगा कि वो अपनी बात रखें और राजेंद्र यादव जी के साथ जुड़े कुछ संस्मरण भी हमसे जरूर साझा करें। राहुल जी। अनुपम जी, अब तो ये बात हो गई है संस्मरण थोड़ा साझा करने की, तो पता नहीं अनुपात थोड़ा गड़बड़ा सकता है। संस्मरण हमेशा जो है वो बहुत रोचक भी होता है और बांधने वाला भी होता है जी। राजेंद्र यादव या नामवर सिंह, दरअसल 2004 के आसपास जब हम दिल्ली गए थे, तो दिल्ली साहित्यकारों के सच पूछिए तो एक आकाश गंगा जैसी थी। और जिन लोगों को हमने ग्रेजुएशन में या एमए में पढ़ा था, उनमें से बहुत उस वक्त दिल्ली में थे। तो उनको देखने का भी अवसर मिल जाना जो है एक रोमांच पैदा करता था। मालूम नहीं कि आज के शोधार्थी या छात्रों को वो महसूस होता है कि नहीं, लेकिन हमें मतलब किसी सेमिनार में उनको सुनना एक अलग मौका होता था। लेकिन अगर ये मौका आपको मिले कि आप हंस के दफ्तर जाएं, तो वो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव रहा करता था। एक हुआ ये, एक संस्मरण सुनाता हूँ। मतलब रनेंद्र यहाँ से जाते थे तो वो हंस के दफ्तर जरूर जाते थे, और वो दिल्ली जाते तो फिर हमें भी कहते, और मैं भी उनके संग हो लिया करता था। तो मैं जब भी गया वहां तो रनेंद्र जी के साथ ज्यादातर वक्त में गया। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि दफ्तर के बजाय शाम में प्रेस क्लब में आ जाइए आप। तो प्रेस क्लब में आप जानते हैं कि शाम जो है वो थोड़ी सी जो है वो खूबसूरत हुआ करती है। तो हम गए रनेंद्र जी के संग। अब रनेंद्र जी भी जो है वो शुद्ध शाकाहारी किस्म के इंसान, और हम भी चाय तक न पीने वाले। तो राजेंद्र जी बार बार इसरार कर रहे थे कि कुछ ले लो, और रनेंद्र जी हाथ जोड़ ले रहे थे कि सर मैं लेता नहीं हूँ। अब मेरी तरफ वो कहते तो मैं कहता कि मैं भी नहीं लेता हूँ। राजेंद्र जी उसके बाद मुझे प्रेरित करने के लिए कह रहे हैं
कि देखो, जब बाप का जूता बेटा को आने लगे तो ये सब नहीं होना चाहिए, तुम ले सकते हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बाप को संभाल लूंगा। और रविंद्र जी कह रहे हैं कि मैं इनका पिता नहीं हूँ। ये अगर एक बार हुआ होता तो खैर गनीमत था, लेकिन ये 2-3 दफे तमाम सफाई देने के बावजूद वो मुझे उनका बेटा समझते रहे और ये कहते रहे कि मैं इनको संभाल लूंगा, तुम ले सकते हो। तो खैर एक तो रहा ये, दूसरे भी कई हैं। मतलब अगर संस्मरण की बात करें ना, तो उनके व्यक्तित्व में ये विलक्षण था। मतलब मैं बताऊं, दिल्ली में जो है वो गोष्ठियों की भी राजधानी है। वो अभी का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे वक्त में तो जो है वो सप्ताह में मतलब 2-3 गोष्ठियां कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाती थी। बहुत गोष्ठियां हुआ करती थी। वो दो प्रवीण उसको ठीक ठीक रिकॉल कर सकते हैं कि वो दौर जो था बहुत सक्रियता थी उसमें। एक राजेंद्र यादव की उपस्थिति वाला एक ऐसा ही मौका मुझे याद है कि अगर वो कोई भी उस में मौजूद रहा होगा तो उसकी स्मृति में भी वो उसी रूप में दर्ज होना चाहिए। और ये मौका था संभवतः साधना अग्रवाल और भारत भारद्वाज ने एक किताब संपादित की थी, नायक, खलनायक और विदूषक साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें नामवर जी बोलने वाले थे, मैनेजर पांडे बोलने वाले थे, और वो मंच संचालन कर रहे थे अंग्रेजी के बहुत अच्छे विद्वान। हाँ, नहीं नहीं, हरीश त्रिवेदी। मतलब वो सेमिनार में वक्ता तो खैर जो थे सो थे ही, हरीश त्रिवेदी का संचालन भी उस दिन जो है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, शेरो शायरी से भरपूर। मतलब वो एक ऐसा, पहली बार हमने कोई सेमिनार या कहिए कि पुस्तक पर परिचर्चा हमने देखी थी जो मार धाड़ नहीं था लेकिन एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरपूर था। और आलम ये था कि जो आ रहा था वो राजेंद्र यादव को जो है वो पानी पी पी कर कोस रहा था, ठीक है, उस किताब के बहाने। और जनता का मनोरंजन भी खूब हो रहा था, पब्लिक मजे भी ले रही थी खूब। लेकिन मैंने देखा कि उस पूरे आयोजन के दौरान यह स्थायी भाव था कि जिसमें राजेंद्र यादव जी का मजा लिया गया था कायदे से। लेकिन उनके चेहरे पे जो है ना वो रत्ती भर भी कोई शिकन जैसी कोई चीज नहीं थी। वो एकदम निष्कंप उसी ढंग से थे। बल्कि अपने अध्यक्षीय भाषण में नामवर जी ने ये वाक्य से शुरुआत की थी कि मोगैम्बो आज जरूर खुश हुआ होगा। राजेंद्र यादव जी की ओर इशारा करके उन्होंने कहा। फिर आखिर में जितने आरोप उन पर लगे थे उसके बाबत जब बोलने के लिए राजेंद्र यादव आए तो वो उस पूरे सेमिनार की उपलब्धि थी कि अगर वो नहीं बोले होते तो वो सेमिनार जिस ढंग से पिच हुआ था या परिचर्चा जिस ढंग से पिच हुई थी उसके बिल्कुल उलट जो है। और ऐसे एकाध मौके नहीं रहे उस दौर, कई मौके आए। मतलब 23 सितंबर 2006 को एक किताब देवेंद्र चौबे द्वारा संपादित साहित्य का नया सौंदर्य शास्त्र या नया साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये होना था, वहां भी तकरीबन ऐसा ही मौका था। और मैनेजर पांडे और राजेंद्र यादव जी के बीच कुछ बहस भी बोलने के क्रम में हुआ और स्थिति ऐसी हो गई थी कि लगा कि अब जो है संबंध खराब हो जाएंगे। लेकिन महीने भर बाद फिर मैनेजर पांडे जी ने फोन करके हमें कहा कि जरा सा चले जाओ हंस के दफ्तर और एक किताब लेते आना राजेंद्र यादव से। तो अब मैं हैरत में हूँ कि अभी जो महीना भर पहले तो स्थिति ऐसी थी कि लगा कि बोलाचाली बंद हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि जाकर ले आओ। गया हमने तो वहां ब्रज रंजन मणि की किताब डी ब्राह्मणाइजिंग हिस्ट्री जो है वो उन्होंने दी। तो आने जाने का मतलब सिलसिला मेरा बहुत रहा है, बहुत अनुभव है, बहुत संस्मरण है। तो उसको तो खैर जाने ही देते हैं। लेकिन उस दौर में ये चीज मैंने महसूस किया कि वैचारिक असहमति अपनी जगह पे थी लेकिन मनभेद नहीं होता था इन लोगों के बीच में। और
आजकल अगर हम इस किस्म से एक दूसरे की आलोचना कर दे तो संबंध खराब हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात भी है और मैं इस फर्क को महसूस करता हूँ उस समय से अपने समय तक आते आते। बहरहाल, अगर कुछ अब बोलने के क्रम में याद आ जाएगा तो कुछ और साझा करूंगा। आते हैं विषय पर कि ये जो आपने कहा कि समानांतर दुनिया का संघर्ष, तो जाहिर सी बात है कि ये समानांतर दुनिया वाली जब बात आती है तो इसके मूल में जो उनके द्वारा संपादित किताब है एक दुनिया समानांतर, उसका ख्याल आना लाजमी है। और ये भी विलक्षण बात है देखिए कि कहानियों के बहुत से इस किस्म के संकलन निकले हैं, लेकिन एक दुनिया समानांतर का जो स्थान है हमको उसके जोड़ की दूसरी कोई किताब और ढंग से नहीं मिलती है, जो अपनी भूमिका के लिए भी ख्यात है और अपने चयन के लिए भी, बल्कि उसको एक नजीर के तौर पर रखकर बाद के भी कहानी आंदोलनों पर कोई काम करे तो वो ढंग के जो है वो संकलन जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। ये जो समानांतर दुनिया वाला जो टेक है ना, पूरा एक जो है वो दर्शन कह लीजिए या फलसफा कह लीजिए, उसकी भूमिका में मौजूद है। एक दुनिया समानांतर की भूमिका जो राजेंद्र यादव ने लिखी है उसको अगर बहुत सावधानी से आप पढ़े तो बहुत सी बातें उसमें है। और ये समानांतर दुनिया का संघर्ष, उससे उनका आशय क्या था, ठीक ठीक इसको भी समझा जा सकता है। बल्कि आज मैं ये कहूँ तो ठीक ठीक हो सकता है कि अगर आपने अभी ताजा नहीं पढ़ा हो तो लगेगा कि शायद ये चीजें उसमें हैं क्या, लेकिन ये बिल्कुल उसमें हैं। आजादी, राजेंद्र यादव इस बात को नोट करते हैं कि इस देश को आजादी विभाजन के साथ मिली। ऐसा बहुत कम देश के साथ हुआ और हम इस बात को भूल जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भी मना रहे हैं, संयोग से ये साहित्य का ये आजादी का अमृत उत्सव वाला काल चल रहा है। हालांकि इसका लॉजिक मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये 75 में अमृत का तर्क क्या है। मतलब पहले ये होता था, ठीक है, गोल्डन सिल्वर प्लेटिनम डायमंड जुबली वगैरह हुआ करता था तो उसका एक तर्क था, लेकिन ये तो हम जान रहे हैं कि अभी की जो सत्ता है उसको तर्क से कोई लेना देना नहीं है, वो जब चाहे कुछ भी कर सकती है। तो ये 75 के में अमृत वाला तर्क तो मैं अभी तक ढूंढ नहीं सका हूँ। खैर, लेकिन उसको अगर आप पढ़ें उस भूमिका को तो नेहरू के भारत और नेहरू के भारत निर्माण की चेष्टाओं की जो है वो बहुत अच्छे तरीके से संज्ञान लिया है राजेंद्र यादव ने उसमें, कि किस ढंग से नव भारत को गढ़ने में नेहरू कौन कौन से उपक्रम कर रहे हैं। बजाप्ता उसमें बांध से लेके संस्थान से लेके इन सब का वो जिक्र लेकर जो है वो आते हैं और ये कहते हैं कि वो एक समानांतर जो है वो भारत की रचना जो है, मतलब जहां से विभाजन और त्रासदी से हम निकल कर आए थे उसके बाद जिस भारत का वो निर्माण कर रहे थे, तो आप देखिए तो एक समानांतर जो है वो दुनिया के निर्माण में रत भी थे। लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि कुछ अगर रचा जा रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सब के सब जो है ना वो उसके सहभागी हो सकते हैं या सब के सब उसमें उसी ढंग से शामिल होंगे या उसके सौभाग्य का हिस्सा सब में उसी ढंग से नहीं लौटेगा। बहुत लोग उसके बाहर रह जाएंगे जिसके हिस्से कुछ दुर्भाग्य होगा। तो एक ही वक्त में एक दुनिया सौभाग्य सूचक भी हो सकती है और दुर्भाग्य सूचक भी हो सकती है, जैसे अ टेल ऑफ टू सिटीज, कि मतलब एक है जहां पर सुख है, समृद्धि है, लेकिन दूसरा है जहां पर दुख है, विपन्नता है। तो ये एक संदर्भ था एक दुनिया समानांतर का, कि ये जो कंट्रास्ट है ये कंट्रास्ट मौजूद था नेहरू के तमाम प्रयत्नों के बावजूद। विशेषकर विभाजन के बाद जो उस तरफ से इस तरफ आए और इस तरफ से उस तरफ गए, उनके लिए 15 अगस्त 1947 तो सेलिब्रेशन का कोई कारण था ही नहीं। जो रिफ्यूजी होकर यहाँ पर आए वो उस आजादी को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिनका पूरा घर बार जो है, जगह जमीन दौलत जायदाद सब छूट गया, जिन्होंने अपनों को गवाया, उनके लिए 15 अगस्त 1947 जो है वो सेलिब्रेशन की चीज थी ही नहीं। मतलब तो एक आबादी ऐसी भी मौजूद थी जिसके लिए जो चीजें बन रही थी उससे इतर कुछ समानांतर चीजें जो है वो मौजूद थी। ये समांतरता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है राजेंद्र यादव और खास करके उस दौर की कहानियों में भी आप देखेंगे। नई कहानियां आंदोलन में भी इस किस्म की समानांतरता है, लेकिन वो समांतर दुनिया का संघर्ष ना होकर के फिर वो समांतर
जिंदगी के संघर्ष के तौर पर है वहां पर। खैर उस पर आएंगे। तो हम देखते ये है कि ये उसका एक संदर्भ है कहानियों में, और राजेंद्र यादव की उस किताब के बाबत अगर हम बात करना चाहें तो ये है कि ये जो दो पहलू हैं, तो इसमें सहमति या असहमति वाला जो पक्ष है वो लगातार मौजूद है। नेहरू की मौजूदगी है, प्रजातांत्रिक तरीके से समाजवादी व्यवस्था को जो लाने की कोशिशें हैं, इन सब का जिक्र है पूरे उस एक दुनिया समानांतर की भूमिका में। और ये जो नया भारत निर्मित हो रहा है नेहरू के जरिए, उसमें लोगों की उम्मीदें बहुत हैं उससे, जिसको कहते हैं कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है। इसलिए फिर होता ये है कि जब अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी नेहरू डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो आप देखेंगे कि मोह भंग भी बहुत तेजी से होता है। तो ये दो रेफरेंसेस हैं वहां पर, समानांतरता वाला जो है, एक तो कि जो चीजें चल रही हैं, उसका फिर मोह भंग वाला है। लिटरेचर में भी, साहित्य में भी आप देखेंगे तो 1954 में मैला आंचल में वो मोह भंग को जो है, वो रेणु जो है वो बहुत कायदे से कर रहे हैं। उसमें भी नेहरूवियन ड्रीम और वो तमाम चीजें आपको दिखेंगी उस रचना में। खैर, तो ये मोह भंग जो है वो लोगों का होता है। मोह भंग होने के बाद जो है, ये जिनको उम्मीदें थी उसमें भी एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो अपने आप को ठगा हुआ पाती है। और इस ठगे हुए पने में जो है वो पूरा दौर है जिसमें जो है वो काला बाजारी से लेकर के, रिश्वतखोरी से लेकर के, लाल फीताशाही, ये सब कुछ है। वो उस दौर के कथा साहित्य में आपको दिखेगा, मतलब जो है। इसलिए आप देखेंगे कि इसको एक दुनिया समानांतर को अगर दरकिनार कर दे, मैला आंचल के बाद अगर राग दरबारी को आप देखेंगे, तो वो मोह भंग के बाद का जो नेहरू का पूरा क्रिटिक है वो आपको मिलेगा उसमें। हम क्या देखते हैं कि ये ढंग से चीजें जो है वो वहां पर आकार ग्रहण जो है वो कर रही थी। समानांतर दुनिया में जो है वो एक चीज और है कि विश्वामित्र का उदाहरण लेते हैं राजेंद्र यादव, कि उसको मैं नायक कहूं या खलनायक, इसको लेकर। और हम सब परिचित हैं कि मिथकों को लेकर भी उनकी एक बहुत दिलचस्प किस्म की समझदारी रही है। वो अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते रहे हैं, जिसके कारण वो विवादों में भी रहे, कई हिंदूवादी संगठन के निशाने पर भी वो रहे। यहाँ भी जो है वो विश्वामित्र के अलावे भी कई बातचीत के क्रम में वो कई जो है वो रामायण महाभारत के कई जो है वो पात्रों के हवाले से कुछ कुछ बातें वो कहते हैं। बल्कि उसको पढ़ते हुए मुझे ये ख्याल आ रहा था कि अगर आज राजेंद्र यादव होते तो स्थिति क्या होती। क्योंकि मेरा ये भरपूर भरोसा है कि अपने संपादकीय में तो रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया होता। ये तेवर तो जो है वो नहीं होता, क्योंकि अपने जीवन काल में उन्होंने कम से कम दक्षिण पंथ के प्रति तो अडिग भाव से खड़ग हस्त रहे। वो उसमें कहीं जो है वो विचलन देखने को नहीं मिला। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनके निधन के बाद जो है हंस ने न सिर्फ विज्ञापन उनके मरने के साल भर के भीतर दक्षिण पंथियों ताकत से जो है वो स्वीकार की, और बाकी एक और पता नहीं, क्योंकि मैं हंस के दफ्तर बहुत बार जाता था, और राजेंद्र यादव मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद वो इस बात को कभी स्वीकार न करते जिस ढंग से उनकी मूर्ति को वहां पर स्थापित किया गया है। उसका कोई बेहतर तरीका हो सकता था, ऑफिस में ही हो सकता था, लेकिन कुर्सी में जिस ढंग से बिठाया गया है, मेरे जैसे उनके चाहने वालों को वो एक बारगी बहुत अपील नहीं करता है। वो थोड़ा सा अजीब मुझे लगता तो जरूर है। खैर, लेकिन ये बहुत व्यक्तिगत मामला है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं बहुत सहज नहीं मैं रह सका उसे देखने के बाद। खैर, तो वो समानांतर दुनिया के निर्माता के बतौर जो है वो विश्वामित्र को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे देखते हैं, और वो एक नजीर के तौर पे उसको लेकर आते हैं कि अगर आप किसी चीज से असंतुष्ट हैं तो आप अपना एक अलग स्वर्ग भी बना सकते हैं, सिर्फ ये दुनिया की बात नहीं है। और विश्वामित्र ने ये चेष्टा की थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसी चेष्टा जो है वो एक पूरे के पूरे सिस्टम के बरक्स एक सिस्टम को खड़ा करने की कोशिश जो होती है, तो जिनके पास वो सिस्टम होता है वो इतनी आसानी से उसको साकार होने देना नहीं कबूल करते हैं। तो ये विश्वामित्र के साथ भी हमें देखने को मिलता है। बहरहाल, आज इन चीजों को अगर हटा दें तो और दूसरी कई बातें हैं राजेंद्र यादव को याद करने की। अव्वल तो एक हंस, उनका संपादन
बहुत उनके नीचे जो है वो लोग काम किए, निकले, फिर उन्होंने पत्रिकाएं निकाली वहां से अलग होने के बाद। लेकिन संपादकीय वाली कला जो है वो कुछ मायने में प्रेम भारद्वाज ने जो है वो थोड़ा सा लिया था। और पाखी में जो है अपने संपादकीय के जरिए उन्होंने कुछ कोशिश की थी कि उसको हम आगे बढ़ाए। खैर, एक बात और कि बहस में बहुत लोकतांत्रिक थे। आप कभी उनके दफ्तर में जाकर किसी चीज पर बहस करते, वो सबसे गुलजार जगहों में से एक थी दिल्ली की साहित्यिक तौर पर। आप अब तुम खैर मैं नहीं गया हूँ, लेकिन उस समय तो स्थिति ये थी। रविंद्र कालिया तो बहुत बाद में आए थे, लेकिन राजेंद्र यादव का ठीहा ही एक ऐसा था, हंस का दफ्तर ही एक ऐसा था कि जहां देश भर से आने वाला कोई भी साहित्यकार जो है वो पूरे विश्वास के साथ चला जाता था बैठने के लिए, बोलने के लिए, बतियाने के लिए। और आपको कोई ना कोई हमेशा वहां दो या चार नए लोग जरूर मिल जाते। और श्रीहीन किस्म का वो दफ्तर था। ऐसा भी नहीं था कि बहुत जो है चमक दमक उस जमाने में वहां पर थी, लेकिन घुसने के बाद जो उनका ऑरा था ना, वो ऑरा मतलब जो है मैं क्या बताऊं, मतलब वो गॉड फादर के मारियो मारियो पूजो के गॉड फादर टाइप वाला, डॉन टाइप वाला पूरा जो है वो ऑरा रहता था उनका। मतलब मुझे एक बार जो है वो बहुत मतलब देख के बहुत भीतर से रुआंसा जैसा हो गया था। तबीयत उनकी थोड़ी खराब चल रही थी, जाड़े का दिन था, हेलोजन का हीटर बगल में जो है वो जलता रहता था जाड़े के वक्त में। वो बैठे हुए थे, उनकी हथेलियां जो है वो टेबल पर पड़ी हुई थी और मैं उनके हथेलियों के ठीक सामने वाली कुर्सी पे बैठा हुआ। मतलब वो हथेलियां मुझसे छू लेने भर की दूरी पर थी, भरे हुए हाथ, लेकिन त्वचा इतनी शुष्क हो चुकी थी उनकी कि ये कहते हुए, मतलब ये चूंकि ये मेरा एक अनुभव है कि उस हाथ को देख के मुझे उस दिन लगा ही नहीं था कि ये जीवित व्यक्ति का हाथ है। मतलब वो हथेलियां इस ढंग की थी और उनको देख के मैं जो है ना, मतलब बैठने की मेरी जो है वो क्या कहें, इच्छा या हिम्मत कह लीजिए, जो है वो खत्म हो गई थी। मैं बहुत उस दिन जो है वो डिस्टर्ब होकर वहां से निकल कर आया था। उस दिन मुझे ये लगा था कि हमारे बीच से अगर ये ना रहें या ऐसे लोग ना रहें, तो उस अभाव की कल्पना से जो है वो मैं बहुत विचलित हो गया था। खैर, ये तो जो रहा, आपने अपने वक्तव्य में जो है उनका परिचय देते हुए बहुत सी चीजें गिनाई, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को जो है वो छोड़ दिया है, और वो है उनका आलोचना वाला पक्ष। राजेंद्र यादव, बहुत कम लोग जो है वो आलोचक के बतौर उनको जोर देकर याद करते हैं, लेकिन मैं बतौर आलोचक मैं जोर देकर याद दिलाना चाहता हूँ। और एक आलोचना के बारे में तो जरूर याद दिलाना चाहता हूँ कि जिसको ढूंढ कर पढ़ना चाहिए लोगों को, और यह उसी स्तर का है जिस स्तर का विजय देव नारायण शाही ने जायसी को लिखकर जायसी को स्थापित किया, या प्रभाकर सूत्रीय की एक किताब है मेघदूत एक अंतर यात्रा, कभी उसको भी पढ़िए तो पता चलेगा कि पुनर्पाठ या पाठ पे उतरना क्या होता है। राजेंद्र यादव ने यही काम चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति के साथ किया। दयनीय महानता की दिलचस्प दास्तान, इस नाम से उन्होंने जो है वो चंद्रकांता की आलोचना लिखी। मैं उसको पुनर्पाठ का एक क्लासिक केस मानता हूँ। उसको जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि 1893 की वो रचना है, और राजेंद्र यादव के द्वारा कलम चलाए जाने से पहले चंद्रकांता का वह पाठ हिंदी समाज में दूर दूर तक कहीं मौजूद नहीं है। मतलब एकाध कोई फ्लूक वाली बात नहीं है, पूरी की पूरी कृति की व्याख्या करते हुए, उसको डिकोड करते हुए बिल्कुल एक नए रोशनी में खड़ा कर देना, ये मामूली कुवत की बात नहीं थी। तो मैं तो बल्कि ये भी मानता था कि चंद्रकांता के तिलिस्म को कुमार वीरेंद्र विक्रम ने तो खोला था जब खोला था, लेकिन साहित्य में खोलने का काम तो आगरा के इसी राजकुमार ने किया, और नहीं तो चंद्रकांता के पाठ के तिलिस्म को तो जो है वो कोई खोल नहीं सका था। तो उसको अब भी आप पढ़ेंगे तो वो अद्भुत है। बल्कि ये भी इकलौता उदाहरण है कि राजकमल ने जो चंद्रकांता उपन्यास छापते हैं उसकी भूमिका में बजाबता वो दयनीय महानता की दिलचस्प दास्तान मौजूद रहा करता था एक वक्त तक। अभी की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो प्रति है उसमें वो दयनीय महानता की दिलचस्प दास्तान जो है वो मौजूद है।
ऐसे उसके बाहर 18 उपन्यास उनका जो है वो उसमें है। कोशिश ये भी करनी चाहिए कि राजेंद्र यादव ने जो कहानी की आलोचना पर भी कई किताबें लिखी, लेकिन वो सब ऐसे नामालूम जगहों से प्रकाशित हुई ना कि पुरानी लाइब्रेरियों में तो मिलते हैं, लेकिन बाहर में ढूंढने पे जो है वो बहुत कम जो है उनसे लिखने पढ़ने के लिए उसकी उपलब्धता हो पाती है। आखिरी बात कह के खत्म करूंगा, आधा घंटा फिर प्रवीण को भी सुनूंगा, कि हंस के जरिए उन्होंने समानांतर दुनिया के लिए भी एक स्पेस मुहैया कराने की कोशिश की। दलित और स्त्री वाले संदर्भ से तो हम सब परिचित हैं कि अगर राजेंद्र यादव नहीं होते तो स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, हिंदी अकादमिक परिवेश में इनकी उपस्थिति के बारे में तो जो है वो अब भी थोड़ी सी जो है वो दिक्कत होती। उन्होंने अपने बूते जो है वो इसके लिए एक जगह बनाई, रचनाकारों को वो सामने लेकर आए और नए ढंग से अकादमिक विमर्श में इनको जो है वो शामिल करने लायक परिस्थितियां निर्मित की। ये एक बहुत बाद में फिर आप देखेंगे कि उन्होंने मुसलमानों पर भी जो है वो हंस के अंक केंद्रित किए। हंस की भूमिका जो है वो लगातार सबाल्टन कह लीजिए या हाशिए के समाज को लेकर वो लगातार जो है वो उसको विस्तृत कर रहे थे वो, और रहे होते तो और ज्यादा उसमें विस्तार कुछ दूसरे भी सबाल्टन जो समुदाय रह गए हैं बाहर, वो भी इसमें जरूर शामिल हो गए होते। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज का दिन रहा होता तो आदिवासियों को लेकर भी जो है वो हंस उसी ढंग से अपने लिए कोई ना कोई स्पेस जो है उनके लिए बनाने में कारगर साबित होता। लेकिन अब तो खैर ये हाइपोथेसिस या एक उम्मीद ही की जा सकती है कि ऐसा होता। या तो कुल मिलाकर इतनी ही बातें हैं और बाकी फिर प्रवीण सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, आपने उनके साथ जुड़े हुए कुछ रोचक किस्से भी हमें सुनाए और उनके साहित्यिक अवदानों की बात की। और आगे मैं ये बात ध्यान रखूंगा कि उनके जब भी उनका परिचय कहीं रखा जाए तो उनका आलोचना पक्ष जरूर सामने रखा जाए। मैं प्रवीण सर से आग्रह करूंगा। नहीं, आग्रह क्या करना, मैं तो राहुल को सुन के बहुत उत्साहित हो रहा था, क्योंकि एक कथा आलोचक जब बोलता है तो बहुत सारे डायमेंशंस में बोलता है, और राहुल को तो उसे मैं पढ़ता रहा हूँ। बात जहाँ राहुल ने खत्म की थी नेहरू को लेकर, आवाज आ रही है ना मेरी? जी हाँ बिल्कुल। कि नेहरू के उत्कर्ष काल को भी अवसान को भी दोनों को राजेंद्र यादव ने याद किया। एक उनकी कहानी राहुल याद होगा, मरने वाले का नाम। हाँ। नेहरू की मृत्यु पे ही वो कहानी है कि राजेंद्र यादव ने बहुत साफ दिखाया है कहानीकार के रूप में कि अब बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है इस दुनिया में। नेहरू की मृत्यु एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय हादसा था, लेकिन जो भारतीय मध्य वर्ग था वो खुद में इतना मसरूफ था, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। एक सिम्टम तो एक रचनाकार के रूप में वो दिखा देते हैं। अच्छा, मैं हंस के दफ्तर में कभी गया नहीं और कभी भी मैंने राजेंद्र यादव से बात नहीं की और ना मैं कभी मिला, लेकिन राजेंद्र यादव के पास खड़े होके, कभी पीछे खड़े होके, कभी 2 कदम आगे खड़े होकर, और ये नामवर जी और मैनेजर पांडे और नित्यानंद तिवारी सर वाली जो मंडली थी, इसके खूब लुफ्त उठाए हैं। 1-2 जगह संस्मरण मैंने लिखे भी हैं फेसबुक। अच्छा, राजेंद्र यादव को मैं याद करता हूँ तो 3 राजेंद्र यादव बहुत साफ मेरे सामने हो। एक तो जैसा कि राहुल ने कहा आपने कि कथा मीमांसक राजेंद्र यादव, मतलब हिंदी में अज्ञे के बाद मैं केवल देखता हूँ राजेंद्र यादव एकमात्र ऐसे कथाकार जो कथा मीमांसा लेकर आते हैं, टूल्स लेकर आते हैं, कुछ अपने भी इजाद करते हैं और जबरदस्त करते हैं। मतलब अज्ञे के बारे में क्या लिखा है नामवर जी ने और कितना वो कारगर है मालूम नहीं, लेकिन राजेंद्र यादव ने जो लिखा अज्ञे को लेकर वो मैं पढ़ देता हूँ। मतलब अज्ञे को नाप दिया अपनी आलोचना दृष्टि से। लिखा कि अज्ञे की कहानियों में भी यह हीरो क्रमशः मैं का पर्याय बनता और विभिन्न स्थानों और परिस्थितियों में अपने अनुभवों को कहानी का रूप देता जाता है, मानो अपने व्यक्तित्व की कसौटी पर ही कसकर वह स्थितियों को की स्वीकृति या अस्वीकृति देता है और बाद में स्थितियां केवल विशिष्ट अनुभव तक रह जाती है। और इसके बाद लंबी कि कहाँ उनका व्यक्ति जो है समाज से बड़ा होता है
और उस व्यक्ति में क्या दिक्कतें हैं, ये राजेंद्र यादव ने हमें बताया। मतलब थियरी तो थोड़ी सी आपने जो बात की एक दुनिया समानांतर की भूमिका को लेके, वो तो बहुत बड़ी है और उसमें से बिल्कुल कुछ ही बातें आपने कही, बाकी और सब बातें हैं। लेकिन एक तो मैं कह रहा था कि राजेंद्र यादव का कथा मीमांसक चेहरा सामने आता है। दूसरा, कथाकार उपन्यासकार राजेंद्र यादव हमारे सामने है, लेकिन थोड़े कमजोर से दिखते हैं कि परिदृश्य में जो लोग हैं उनके समय में, कमलेश्वर हो या मोहन राकेश हो, 4-5 रचनाएं तो हम लोगों ने अनिवार्य रूप से पढ़ी हैं। छोटे छोटे ताजमहल, लक्ष्मी जहाँ कैद है, एक दुनिया समानांतर, ये कम से कम तो हम लोगों ने मिनिमम पढ़ी ही थी। और एक जैसा आपने कहा राहुल की, संपादक राजेंद्र यादव। अच्छा, इन तीनों राजेंद्र यादवों में एक ही सब, ये टैबू ब्रेकर थे। और जैसे वो माउंटेन मैन जो माझी पे फिल्म है, में एक डायलॉग है ना कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये संवाद, ये डायलॉग मतलब राजेंद्र यादव पे एकदम लागू होता। आप समझिए कि 1986 में हंस का संपादन संभाला उन्होंने, प्रेमचंद की मृत्यु के लगभग 34 साल बाद, अगर जोड़ा जाए तो ऐसे। और उसमें घोषणा क्या की उन्होंने कि हम इस हंस को प्रेमचंद की परंपरा से ही जोड़ना चाहते हैं, ये पहली घोषणा। लेकिन राजेंद्र यादव ने प्रेमचंद को भी तोड़ा और खुद को भी तोड़ा। मतलब जो पत्रिका आई उसमें उन्होंने ईला चंद्र जोशी का वो आर्टिकल डाला जो प्रेमचंद के खिलाफ में था, और उसमें है कि कहानी का जन्म सामंती समाज में व्यक्ति की लोकतांत्रिक मुक्ति के साथ हुआ। यह भी सच है कि प्रेमचंद के यहाँ सामाजिक चंगुल से मुक्त होने का प्रयास करने वाली नारी को लेकर एक भी कहानी नहीं है, जैसा उनके समकालीन शरद चंद्र और पहले के रविंद्रनाथ में भरी पड़ी है। मतलब ये शख्स ऐसा था, थे कहना चाहिए, लेकिन साहित्यिक मिजाज में कह रहा हूँ, जिसने प्रेमचंद के भी उस इमेज को तोड़ने की कोशिश की जो स्त्री मुक्ति के रास्ते में रोड़े के रूप में दिख रही है। सायास नहीं है प्रेमचंद में, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वाला जो संवाद है, वो कहीं ना कहीं राजेंद्र यादव के भीतर उन्होंने खुद को भी तोड़ा। मन्नू के संदर्भ में, मन्नू भंडारी के संदर्भ में जो बातें उन्होंने आत्मस्वीकार के रूप में कही, या और भी चीजें हैं, उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। एक बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये यही कि भाई जो तोड़ने वाला काम है ना, वो अभिधा वाला काम, और राजेंद्र यादव में अभिधात्मकता इतनी तगड़ी थी, और परिवर्तन के विचार जो इसे आज विषय भी दिया गया है, समानांतर दुनिया का संघर्ष, इतना स्पष्ट था और बोलने में कहीं लाग लपेट नहीं था। मैंने एक जगह पॉइंट लिखा है, उन्होंने बहुत साफ लिखा एक जगह, संपादकीय से ही बहुत सारी चीजें मैंने उठाई हैं उनकी। निग्रोट्यूड, इसमें शायद वह हिकारत और सामाजिक अपमान नहीं है जो चमरपन में है। मतलब जो चीज आप छुपा लेते हैं ना, राजेंद्र यादव सामने लेकर आते। अच्छा, वो कई बार कहते हैं कि जब घर में आग लगी आप जंप करते हैं, आप जंप करते वक्त ये नहीं देखते कि आप कहाँ कूद रहे हैं, गली में कूद रहे हैं, रिक्शे के ऊपर कूद रहे हैं, नाली में कूद रहे हैं, बस आप कूदते हैं। हमारी जो व्यवस्था है उसमें आग लगी हुई है। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि राजेंद्र यादव एकमात्र ऐसे कहानीकार हैं, अब तक मेरे अनुभव से जो पढ़ा मैंने, सामंतवाद की समझ कि सामंतवाद वास्तव में है क्या और कितनी बारीकी के साथ वो हमारे मानस में बैठा हुआ है, उसकी समझ मतलब अभूतपूर्व है राजेंद्र यादव के पास। वो भले ही मध्यकालीन इतिहासकारों की तरह, हरवंश मुखिया की तरह भारत में सामंतवाद जैसी किताब ना लिख पाए, लेकिन जो सामंतवाद के तत्व हैं बहुत बारीक रेशे। मतलब ये केवल लक्ष्मी जहां कैद है या सारा आकाश के आधार पे मैं नहीं कह रहा, उनकी संपादकीय, उनकी अभिव्यक्ति, कविताओं, कहानियों के चुनाव को लेकर देखिए, शाश्वत
जो चीजें हैं, जो ये भी बहुत मानते थे कि भाव शाश्वत होते हैं और भावों की शाश्वतता के बावजूद भी हमारे अनुभव के उपकरण बदल जाते हैं और उन अनुभव के बदले हुए उपकरणों से हमारी अभिव्यक्ति प्रभावित होती है। राजेंद्र यादव बहुत बाद में कहानी में उसे ब्रेक लगा। कौन सा अनुभव? बहुत साफ कहते हैं, मैं अभिधा पे ही बोल रहा हूँ कि भाई ब्राह्मण प्रायः सेरिब्रल कथाकार है और गैर ब्राह्मण इंपेरिकल बोल देते हैं। आप अच्छा माने या बुरा माने, वो बोल देते हैं। एक जगह उन्होंने बहुत शानदार बात कही स्त्री विमर्श को लेकर। मैं बार बार टैबू ब्रेकर और अविधा के बीच में ही आवाजाही कर रहा हूँ। स्त्री विमर्श को लेकर जो कुछ मैं सोचता हूँ व्यवहार में ठीक वही मैं नहीं कर पाता, राजेंद्र यादव कह रहे हैं। मगर व्यक्तित्व के इस अंतर्विरोध को लेकर मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। और फिर वो तुलना किससे करते हैं? निर्मल वर्मा और शैलेश मटियानी से। कहते हैं कि निर्मल और शैलेश मटियानी जैसे लोग इस अंतर्विरोध को जैसा का तैसा कायम रखना चाहते हैं, इसे कहीं से भी गलती नहीं मानते। इसका मतलब ये है कि राजेंद्र यादव में वो गलती मानी जाती है, मतलब उनके अंतर्मन में। और इसलिए लगातार हम देखेंगे, जैसे कि राहुल ने भी कहा कि मतलब प्यूरिफिकेशन एक चलता रहा है उनके भीतर का। बहुत डेमोक्रेटिक आदमी थे और तमाम तरह की बहसों के बावजूद, गाली गलौज के बावजूद अंत में ये कह सकते थे कि अच्छा कोई अच्छी कहानी हो तुम्हारे पास तो ला के देना, मैं छापूं। ये एक व्यक्ति, एक तरफ इशारा राहुल ने किया, उसी को मैं थोड़ा सा डेवलप करूं कि भाई कुछ लोगों का कहना है कि राजेंद्र यादव स्त्री विमर्श लेकर नहीं आए, दलित विमर्श लेकर नहीं आए, आदिवासी विमर्श लेकर नहीं आए। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में इनको आना ही था और हंस ने थोड़ा सा स्पेस दे दिया। देखिए, ये एक तरह से कुप्रचार है। इतिहास का पहिया बदलाव की ओर घूम चुका है। ये बात बहुत पहले मैलांचल में रेणु दिखा चुके हैं और अब ये मतलब बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह दूं, जबकि राजेंद्र यादव में बात करना है तो घुमा के बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मार्क्सवादी साहित्य के बाद जो मंडलवादी साहित्य की मुहिम है उसके सबसे बड़े प्रमोटर राजेंद्र यादव बन गए और पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने वो स्पेस सबसे पहले क्रिएट करवाया। मैं मानता हूं कि दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, तमाम विमर्श अल्पसंख्यकों का, मुस्लिम महिलाओं का, पाकिस्तानी मुस्लिम महिलाओं पे भी विशेषांक है, ये सब आते ही, लेकिन वो 20 साल बाद या हो सकता है 15 साल बाद आते। ये आते तो उस तरह से नहीं आते जिस तरह से राजेंद्र यादव गाजे बाजे के साथ लेकर आए। आप देखिए कि राजेंद्र यादव सरस्वती के संपादक नहीं थे जो हीरा डोम की रिहाट लेकर आए, गाजे बाजे के साथ आए, ढोल तमाशे के साथ आए, कई जगह उत्तेजना से, कई जगह उद्दंडता के साथ हुआ है, क्योंकि इतिहास का पहिया मुड़ चुका था। सामाजिक बदलाव बहुत तेजी से भारत में हुआ था, कई वजहों से हुआ था और उसकी अभिव्यक्ति राजेंद्र यादव ने सबसे पहले दी और उसी का परिणाम है कि आप देखिए कि वो संक्रमण जो है, जैसे मैं मानता हूं कि चंद भी हालांकि दिख चुके हैं बहुत पहले की, वीरता और कायरता दोनों ही बहुत तेजी से संक्रमित होती है। हंस वो मंच था जहां से यह वीर भाव विमर्शों का बहुत तेजी से संक्रमित हुआ। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हुए हंस पे, राजेंद्र यादव पे। लेकिन आप देखिए कि वो विषय जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो आदमी 20 साल पहले ले आया था। देह, सेक्स, जेंडर, अश्लीलता, नैतिकता, पोर्नोग्राफी, दलित स्वानुभूति, मर्द कुंठा, सवर्ण चेतना, इतना कौन लाता है भाई? मुझे याद है कि हंस के कार्यक्रम में मंच पे आते ही उन्होंने कहा था कि मर्द भाइयों और सवर्ण बंधुओं, आपका स्वागत है। अब जो भी वहां था वो उनकी कनपट्टी लाल हो गई। आप लाल करते रहिए, लेकिन जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। राजेंद्र यादव उसी भाव से आगे बढ़ते चले गए। तो एक तो ये है, यही नहीं, जब पूरी दुनिया नायपॉल को की पूजा कर रही थी कि भाई उन्हें इतना बड़ा अवार्ड मिला, राजेंद्र यादव ने बहुत सीधा उसमें इंटरफेयर किया था, मुझे याद है, और कहा कि ये बाबरी ध्वंस के एक्ट
ऑफ बैलेंस को दूसरे ढंग से उन्होंने कहा कि रचनात्मक परिवेश को अवरुद्ध और जड़ वातावरण का नाम देकर उस पे चोट की। नायपॉल की रचनाशीलता पे ये कम था। मुझे याद है कि राजेंद्र यादव और नामवर सिंह इन दोनों ने छूटते ही स्टेटमेंट दिया था। और राजेंद्र यादव ने संपादकीय में नायपॉल की जो रचना धर्मिता है उसमें जो जड़ता है उसके बारे में रेखांकित किया, और नामवर सिंह ने कहा कि यह पुरस्कार तालिबानियों ने दिलवाया है नायपॉल को। और फिर वो कई तरह से वो बातचीत करते हैं। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि हम सेकुलर के चक्कर में कई बार उन गलत परंपराओं को भी स्पेस दे देते हैं जिसे नहीं देना चाहिए। राजेंद्र यादव ने मतलब इस्लाम पे क्या कहा, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि शायद यह कहना जल्दबाजी होगी, इस्लाम एक असहिष्णु और जुनूनी धर्म है। बिल्कुल ठीक है, हम सब सहमत हैं। लेकिन राजेंद्र यादव एक बात साफ लिख देते हैं, जैसा फुर्सती खुलापन और निश्चिंत निडर स्पेस चाहिए वह धार्मिक फतों और जिहादी तनाव में बने रहकर संभव नहीं है। देखिए मैं फिर वहीं पे लौट के आता हूं, स्पष्टता। मैनेजर पांडे बार बार एक बात कहते थे राहुल कि दुविधा की भाषा सुविधा की भाषा होती है। तो राजेंद्र यादव में कहीं भी दुविधा की भाषा नहीं। मतलब वो जब बात करते हैं दलित मानसिकता, दलित विमर्श की, स्त्री विमर्श की, वो कहते हैं कि सहानुभूति और स्वानुभूति से आगे का मामला है, और वो मामला है प्रतिनिधित्ता में का। वो भी प्रतिनिधि बने, वो टॉर्च बियरर हो, ये बनना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो सामाजिक न्याय हो या स्त्री पुरुष के बीच के न्याय की भावना हो या लोकतंत्र और भारतीय मानस के बीच की बात हो, हर जगह वो उन सारी चीजों को तोड़ते चले जाते हैं जिन्हें मतलब मुझे लगता है कि बुलडोजर कहना बहुत नेगेटिव है अभी के समय में, लेकिन राजेंद्र यादव एक ऐसे रचनात्मक बुलडोजर थे जिन्होंने हर क्षेत्र में समानता के लिए अपना बुलडोजर चलाया, कई बार खुद पे भी चलाया। वो एक ऐसे डेमोक्रेटिक प्रणाली का नाम है जो रचना में, संपादकीय में, मंच पे, राजनीति पे मतलब खौला के छोड़ देते। कह दिया कि बनियों और ब्राह्मणों का आंदोलन था नवजागरण, और बोल के मुझे याद है आर्ट्स फैकल्टी 22 नंबर कमरे में बैठ गए। लोग पानी पी पी के उनको बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कह दिया कि ये बनियों और ब्राह्मणों का आंदोलन था, और बहुत कुछ उदाहरण भी। हालांकि हम सब जानते हैं कि केवल वही नहीं है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि उतना स्पिरिट, विचार उत्तेजक और भीतर तक आपको उबाल देने वाला रचनाकार। और बार बार कहते थे कि मैं उबालता इसलिए हूं क्योंकि नया कुछ आप सोच पाए। तो राजेंद्र यादव को मैं याद करता हूं इस रूप में कि एक बेचैनी का नाम है, और एक वो ऐसी बेचैनी का नाम था जो गुस्से में नामवर जी को भी पान चबाऊ रघुपति ये बोल देता था, और कई बार किसी को भी वो बोल सकते थे, किसी को भी कुछ भी कह देते थे, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक होता था। राजेंद्र यादव एक लॉजिक का सबसे बड़ा नाम भी है, और मैं आज के दिन राजेंद्र यादव को उस ऊर्जा पिंड के रूप में याद करता हूं जिसने लंबे समय तक, कम से कम 20 वर्षों तक हिंदी के मानस को सबसे ज्यादा झकझोरा, जबकि उस दौर में नामवर जी से लेकर तमाम बड़े आलोचक थे, लेकिन अकेले नामवर सिंह से ज्यादा मुझे लगता है राजेंद्र यादव ने हिंदी की दुनिया को मतलब सबसे ज्यादा झकझोरा। मैं बस यही अपनी बात खत्म करूं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई एक आध संस्मरण अगर आपके साथ हो उनका? राहुल बताएंगे। मेरा तो बहुत नहीं है, बस एक है, मैंने लिख भी दिया था कि राजेंद्र यादव आए हुए थे, एक आयोजन था, अक्सर आयोजन राजेंद्र भवन में हुआ करते थे। तो राजेंद्र जी थे, वो टेक के बैठे हुए थे वहां पे, जो सीढ़ियों की तरफ जाने वाला रास्ता था। नामवर जी, प्रभाष जोशी, नित्यानंद तिवारी, पालीवाल जी, 2-4 और प्रोफेसर थे, मैनेजर पांडे भी थे। तो मैं देख रहा था कि अकेले वो आदमी और आलोचकों के बीच खड़ा था और कह रहा है आलोचना पढ़ कौन रहा है, आलोचना आजकल पढ़ कौन रहा है,
आलोचना खत्म हो गई है, आलोचना मर गई है। और नामवर जी पान खाए हुए सारा चुप्पी से बर्दाश्त करते गए। तब तक किसी ने मेरे हाथ से किताब ली, जिसमें मेरे मित्र के हाथ से किताब ली, और मैनेजर पांडे की किताब थी। और उन्होंने दिखाया कि देखिए, हम तो आपको भी पढ़ते हैं, आप भले माने या ना माने। और वो राजेंद्र यादव के खेमे में चले गए, मतलब बातचीत के दौरान उस समय है। उसके बाद मतलब मैनेजर पांडे ने बहुत दांत पीस के कहा कि तुम किस खेमे में जा रहे हो। ये वो शख्स है, मतलब राजेंद्र यादव की तरफ, जो आलोचकों को कुछ नहीं समझता, फिर समीक्षकों की क्या हैसियत है। तो मतलब, और वो खुले में बातचीत हो रही थी, और हम लोग 3 मीटर 4 मीटर आगे पीछे ये सब सुन रहे थे। लेकिन राहुल के पास ज्यादा संस्कृत, क्योंकि वो जाते थे लगातार, और कई बातें हम लोगों को भी बताई है। राहुल, आप ही बताइए कुछ। अब दरअसल है क्या ना कि वो इतने संस्मरण में सिर्फ हम तो मूक दर्शक रहते थे। हाँ, अब उसमें जो लोग हैं, जैसे रनिंद्र जी का नाम मैंने ले लिया क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके साथ मेरा कोई विवाद नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जहां मुझे नाम बताए बगैर कुछ ये करना पड़ेगा। मसलन दफ्तर में आप बैठे हुए हैं, राजेंद्र यादव जी का चूहल वाला अंदाज भी हुआ करता था बातचीत में। वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते, वो एक आध लाइन बोलते, लेकिन आपको जो है वो बोलने को प्रेरित करते। तो एक बार ऐसे ही एक लेखिका बैठी हुई थी, तो वो कह रहे थे उनसे कि जो है यार, मतलब कुछ लिखो, तुम तो बहुत मतलब जो है वो सुंदर हो, बचपन में तो तुम्हारे भी पास पड़ोस वालों ने जो है वो कुछ किया होगा तुम्हारे साथ, तो ये सब चीजें आनी चाहिए। और वो कह रही हैं कि नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सब हमारे आस पड़ोस में नाकारा लोग थे, तो कुछ है ही नहीं मेरे पास लिखने को। तो ये कह रहे हैं कि ये मानने वाली बात है नहीं, मतलब कि कुछ ना कुछ तो होगा, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, निकल आएगा। तो इस ढंग से मतलब जो है ना, और मैं ये बताऊं कि फिर जब उनके ये से निकालने में उनको साल सवा साल लगे, लेकिन साल सवा साल के बाद जब वो निकलना शुरू हुआ, तो वो मतलब जो है एक आइकन बनी फिर। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि साल सवा साल तक सिर्फ जो है वो एक ऐसे ही बातचीत ही थी, किसी ढंग से कि लिखना पढ़ना क्या चल रहा है और क्या चल रहा है, इस ढंग से चीजें थी। एक और जब हंस का जलवा था ना, तो उस समय तो खैर ज्ञानपीठ का जलवा कालिया जी के आने के बाद शुरू होता है, युवा पीढ़ी की आमद के बाद शुरू होता है। तो रांची आए हुए थे राजेंद्र यादव, एक लेखिका। फिर अब दिक्कत ये है कि दोनों लेखिका वाला है। अब इसमें क्या होगा ना कि कौन किसका नाम ये करेगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो हैं वो बहुत अल्पख्यात हैं, लेखन से ज्यादा जो है वो आवरण वगैरह बनाती हैं, वो थी। वो मिलने के लिए आई और बातचीत हुई, काफी देर तक बैठी रही वो। उसके बाद उन्होंने एक किताब दी कि इस पर ऑटोग्राफ चाहिए। तो राजेंद्र यादव किताब देखा तो उसने कहा कि जो है कि लेकिन मैं इसमें क्यों दूं, ये तो रविंद्र कालिया की किताब है। ठीक है। तो हमने मामले को संभाला कि इनके पास कागज नहीं है, इसलिए ये इस पर, तो बोले नहीं यार, मतलब मैं तो इसमें दूंगा नहीं, मतलब तुम सफेद कागज दो, मैं उस पे दे दूंगा, इस पर मैं कैसे दूंगा? ठीक है। खैर, उसके बाद जब वो सीढ़ी उतर रही है तो उन्होंने कहा कि ये रविंद्र कालिया नहीं है। हमने कहा नहीं, ये राजेंद्र यादव है। अच्छा, वो लेखिका को पता ही नहीं था कि रविंद्र कालिया और राजेंद्र यादव क्या अंतर। अब फिर लेकिन जब मैं लौट कर आया फिर उनके पास, तो उन्होंने कहा कि बताओ यार, मतलब जो है कि ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं है कि किसी दूसरे की किताब पर कोई मांग ले। तो हमने कहा कि जो है कि सर, दरअसल बात यह है कि वो आपको रविंद्र कालिया ही समझ रही थी। तो तब उन्होंने कहा था, अबे कत्ल कर डाला यार, मतलब इससे बढ़िया तो कुछ और समझ लेती, तो मार डाला उसने मुझे। तो एक तो ये, और वेट या चूहल का अंदाज उनका ऐसा था ना कि उनका मजाक भी जो है, वो अगर सामने वाला समझदार ना हो
तो भारी मतलब जो है वो मुसीबत न पैदा हो जाए। रणेंद्र जी के घर पर खाना खाने के लिए वो गए हुए थे और मैं भी था वहां। भाभी आई, रणेंद्र जी की पत्नी, उन्होंने नमस्कार किया उनको। तो राजेंद्र यादव कहते हैं ये कौन? ठीक, उन्हीं के घर में ये कौन? तो रणेंद्र जी बोल रहे हैं कि श्रीमती जी हैं, तो भारती जी हैं। ये राजेंद्र यादव कहते हैं लेकिन दिल्ली जब आप आए थे तब तो किसी और से आपने मिलाया था। ये तो कोई दूसरी लगी। अब समझिए कि ये चूहल का ये और स्तर, ठीक है, कि अगर सामने वाला समझदार ना हो, मजाक को अगर जो है वो डिकोड करने की स्थिति में ना हो, तो और ये उन्होंने कहा कि यार तुम लोग की स्थिति बहुत ठीक है, उन दोनों को कहा। बोला कि इस वाले से तो मैं कईयों के यहाँ झगड़े करवा चुका हूँ। तो बहुत बहुत संस्मरण है उनके, छोटे छोटे से अलग अलग मौकों के। लेकिन ये संस्मरणों की तासीर ये होती है कि वो मौके बेमौके ही याद आते हैं। एक बार भास्कर ने, मेरे मित्र हैं, अभी सत्य भगत सिंह कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्त्री विशेषांक पे एमफिल किया था, याद होगा, मुक्ति के रास्ते करके एक विशेषांक आया था राहुल 2004 या 5 में, स्त्री विशेषांक हंस का। तो वो एक इंटरव्यू लेने गया राजेंद्र जी का, तो शाम में आया और देर तक चुपचाप गुमसुम बैठा रहा। तो मैंने पूछा कि भास्कर क्या हुआ? बोला कि साहित्यकार ऐसा होता है भला? वो पहली बार किसी बड़े साहित्यकार से। बोला मैं गया तो मैंने कहा कि आपका इंटरव्यू लेना है, तो राजेंद्र जी ने कहा कि ले लो। और भी लेखक थे, बातचीत होने लगी। फिर वो तो माधुरी दीक्षित की कोई गाने पे बातचीत हो रही थी और भास्कर सदमे में कि भाई, मतलब उसकी ट्रेनिंग राम इज ए गुड बॉय वाली थी और वहां देख रहा था कि माधुरी दीक्षित पे बातचीत हो रही है। फिर किसी ने कहा कि राजेंद्र जी, किसी दिन ये ऊपर वाली सबसे मोटी ग्रंथ है ना, एक दिन आपके सिर पे गिरेगी और आप यहीं पे मर जाएंगे और पता चलेगा आप यहीं बैठे बैठे मर गए। अच्छा, भास्कर ये सब सुन के आया, आके उसने कहा कि यार वहां तो ये सब बातें होती हैं। बाद में कई लोगों के संस्मरण जब मैंने सुने तो समझ में आया कि वो जो, जैसा कि राहुल ने कहा कि वो बहुत बड़ी ऊर्जा का केंद्र था वो हंस का दफ्तर। लगातार साहित्यकार आते थे, कई स्तरों पे बातचीत होती थी और राजेंद्र यादव में ये प्रपंच वाली आदत नहीं थी। बिल्कुल। गुरु गंभीरता ओढ़ लिया, बहुत सीरियसली बात किया, नाप तौल के बोला, आपको ज्ञान के स्तर पे थोड़ा हिकारत दिखा के बोला, अपने आप को श्रेष्ठ करके बोला। इस चीज की कमी आज हम सब लोग महसूस करते हैं हमारे आसपास की दुनिया में। इस ग्लोबलाइजेशन के बाद हिंदी की दुनिया में राहुल, मैं तो महसूस कर रहा हूँ कि आपको कमतर करके देखने की एक नई दृष्टि ही विकसित हो गई। बिल्कुल। और आप जितने सहज हैं उतने ही आपको नाप तौल के किनारे कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत दुखद स्थिति है कि पूरा मानव व्यवहार हमारा इधर 10 वर्षों में बदला है, जबकि हमने राजेंद्र यादव को देखा है और ये ठीक वैसे ही है कि हमने कहा कि हमने राजेंद्र यादव को देखा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। बल्कि कवियों के जो संस्मरण होंगे ना, वो और दिलचस्प होंगे, क्योंकि राजेंद्र यादव ने साफ ये घोषणा कर रखी थी कि कविता से उनको एलर्जी है टाइप से। तो उन्होंने काव्य शास्त्र पे बोला था ना कि भारतीय काव्य शास्त्र उस विशाल डायनासोर की तरह है जो देखने में तो भव्य है लेकिन जीवित नहीं है। बहुत विवाद हुआ था बाद में हिंदू कॉलेज में। 2004 की बात है, ये 2004 की ही बात है। हिंदू कॉलेज में भारतीय काव्य शास्त्र पे एक बातचीत हुई थी जिसमें नामोर जी को इसके जवाब में बुलाया गया था। फिर वही बात है कि राजेंद्र यादव एक विचार उत्तेजना का भी नाम था जो जड़ता को कई बार तोड़ने की कोशिश में मतलब उत्तेजित करते थे। वो जिसे कहते हैं लुत्ती लगाना या पलीता लगा देना, वो काम वो जीवन भर करते रहे। नहीं, मुझे याद तो है हरे प्रकाश भी वहाँ कुछ समय काम कर रहे थे। तो हरे प्रकाश कविताएं लिखा करते थे। तो राजेंद्र यादव ये कहा करते थे कि मैं कोशिश में हूँ कि कविता लिखना बंद कर दे,
लेकिन ये जिद्दी है, मानता नहीं है। और हरे प्रकाश भी हंसते हुए कहते थे कि बस एक संग्रह हो जाए उसके बाद बंद कर दूंगा लिखना। एक संग्रह कर दो। तो अद्भुत था वो सब चीजें जो है ना, मतलब मुझे लगता है कि वो परिवेश या माहौल जो है वो उनकी मौजूदगी से जो निर्मित हुआ था, उनकी अनुपस्थिति में वो चीजें भी बिला गई दरअसल। और उस चीज को निर्मित कर पाना, उस ढंग की कद्दावर चीजें अब हमारे समय में रह नहीं गई। वो अकुंठ भाव नहीं रह गया है, बर्दाश्त करने की वो क्षमता नहीं रह गई, लोकतांत्रिक होने की वो ट्रेनिंग खत्म हो गई है, सहिष्णुता या जज्ब करने की जो क्षमता है, ये चीजें लगातार छीज गई हैं। ये सिर्फ लिखने पढ़ने के स्तर पे या चिंतन के स्तर पे नहीं, आचरण के धरातल पर भी ये लोग अब ऐसे लगते हैं कि किसी दूसरे ग्रह के थे। हमारे ग्रह वाले सब जो है ये राजनीति के साथ सब बोनसाई होते चले जा रहे हैं। मतलब हमें तो ऐसा ही लगता है, हम बावजूद इसके हम लोग सहज रहने की कोशिश कर रहे हैं उन जगहों से अलग हटकर थोड़ा सा जो है, लेकिन फिर भी जो ऊंचाई उनको हासिल हुई वो ऊंचाई तो हम लोगों के लिए सपना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का ही, इतनी रोचक बातचीत और आप लोगों ने इतना अच्छा बोला। बहुत बहुत आभार राजकमल का, और आपका भी। जितने लोग हमें सुन रहे थे उन सभी का भी बहुत बहुत आभार। राहुल जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरी ओर से भी राजकमल का आभार। और ये कि अगली बार से थोड़ा सा हम फेसबुक वगैरह पे भी शेयर कर देने से हो सकता है कि ज्यादा लोग जो है वो जुड़ जाएं। हम तो इस उम्मीद में रह गए कि आप साझा करेंगे, तो इसलिए हमने किया नहीं। ये नहीं, मैंने आज सुबह कर दिया। अच्छा, ठीक है, तब बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।